हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेज। मैं हूं राजेश बिजारनिया और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड व कीटोन के संश्लेषण की विधियां। पिछले लेक्चर में हमने इसकी कुल 4 विधियां पढ़ी थी और शेष बची हुई जो विधियां हैं वो आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बिल्कुल तैयार हैं नोट्स बनाने के लिए और सारी चीज़ों को सीखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी विधि से। आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए विधि नंबर 5, एल्काइनों के जल योजन से बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। जब किसी भी एल्काइन पर जल के अणु का योग तनु H2SO4 व मर्क्यूरिक आयनों की उपस्थिति में होता है तो इस जल के अणु का योग होने से इनोल बनता है। ये जो मध्यवर्ती आप यहां पर देख रहे हैं यह है इनोल, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के क्रियात्मक समूह इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ऑल OH समूह के लिए आता ही है। ये जो इनोल बनता है इसमें इसके बाद होता है पुनर्विन्यास और पुनर्विन्यास होने से हमें कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। जैसा कि पहले एग्जाम्पल में देख रहे हैं, इसमें हमने एल्काइन के रूप में एथाइन ली है। एथाइन पर जब जल के अणु का योग हुआ है तनु H2SO4 और मर्क्यूरिक आयनों की उपस्थिति में, तो ये तो सममित एल्काइन है, तो चाहे किसी भी कार्बन पे H जोड़ दें किसी पर भी OH जोड़ दें, तो इन दोनों में से देखो इस कार्बन पे जल का H जुड़ गया, इस कार्बन पर OH जुड़ गया, इस प्रकार से इनोल बन गया। अब ये जो इनोल है इसमें पुनर्विन्यास किस प्रकार से होता है, जैसा कि हमने चलावयवता में पढ़ा था, ये कीटो इनोल प्रकार की चलावयवता है, कीटो इनोल। इसमें क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड के यहां पर इस पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य स्थानांतरित हो जाते हैं और इस OH समूह का जो H है वो इस कार्बन पर स्थानांतरित हो जाता है। तो देखिए CH2, एक हाइड्रोजन और आ गया तो ये बन गया CH3 और इनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड तो ऑलरेडी है ही, एक बंध और बन गया तो ये डबल बॉन्ड हो गया और इस प्रकार से एथेनॉल प्राप्त हो गया। ठीक इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, दूसरे एग्जाम्पल में हमने लिया है प्रोपाइन। प्रोपाइन पर जल के अणु का योग तनु H2SO4 व मर्क्यूरिक आयनों की उपस्थिति में किया तो यहां पर भी इनोल बन गया। अब यहां पर जो योग है, पहले स्टेप में जो योग है वो मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार है, जो ये कहता है कि जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग हमेशा उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम हो। तो देखो यहां इन दोनों कार्बनों के ऊपर योग होना है तो जो ऋणात्मक भाग है जल का OH- वो इस कार्बन पे जुड़ेगा, क्योंकि इस पर हाइड्रोजन न्यूनतम है तो इस कार्बन पे OH जोड़ दिया और दूसरा जो कार्बन है उसके ऊपर H जुड़ गया। इस प्रकार से बन गया इनोल, इन और ओल। ठीक वही पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट यहां पर होगा। पुनर्विन्यास में न कोई नया समूह जुड़ता है न कोई समूह अणु से हटता है, वही परमाणु रहते हैं उसमें, केवल उनका विन्यास बदल जाता है। तो इसमें क्या होता है देखिए कि जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन हैं यहां पर वो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य स्थानांतरित हो जाते हैं और जो OH समूह है उसकी हाइड्रोजन इस कार्बन पर स्थानांतरित हो जाती है। तो ऐसा होने से कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया और एक हाइड्रोजन यहां पर जुड़ने से ये हो गया CH3, ये बन गया प्रोपेनॉन। इस प्रकार से ये जो तरीका है बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, इसमें हमेशा अपने को ध्यान रखना है कि अगर हम एथाइन लेंगे तो एल्डिहाइड यानी एथेनॉल बनेगा और बाकी चाहे कोई भी एल्काइन ले लें हम, बाकी अन्य सभी एल्काइनों से कीटोन प्राप्त होते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं कि ग्रीनियर अभिकर्मक की सहायता से एल्डिहाइड व कीटोन कैसे प्राप्त किए जाएं। तो इसके लिए 2 तरीके हम काम में लेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट इसका मेथड है उसकी बात करते हैं। इसमें
एस्टर की अभिक्रिया ग्रिनियर अभिकर्मक के साथ करवाई जाती है 1:1, यानी एस्टर और ग्रिनियर अभिकर्मक दोनों का एक एक अणु लिया जाता है। अब इसमें दो तरह की कंडीशन है। यदि हम एथिल फॉर्मेट और ग्रिनियर अभिकर्मक को लेकर चलते हैं तो इस अभिक्रिया से एल्डिहाइड बनेंगे, और अगर फॉर्मेट के अलावा दूसरा कोई भी एस्टर लेकर उसकी ग्रिनियर अभिकर्मक के साथ क्रिया करेंगे तो उससे कीटोन प्राप्त होते हैं। चलिए पहले देखते हैं कि एथिल फॉर्मेट में क्या स्थिति रहेगी। तो एथिल फॉर्मेट व ग्रिनियर अभिकर्मक 1:1 में जब क्रिया करते हैं तो उससे एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इस बात को समझते हैं हम कि किस प्रकार से। यहां पर देखिए ये HCOOOC2H5 एथिल फॉर्मेट का सूत्र लिखा हुआ है, RMgX ग्रिनियर अभिकर्मक है, और ग्रिनियर अभिकर्मक की जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं सभी में 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में योग होता है, योगोत्पाद बनता है, और दूसरे स्टेप में उस योगोत्पाद का जलवगणन होने से हमें संबंधित उत्पाद प्राप्त होता है। यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही है। देखिए एथिल फॉर्मेट के ऊपर ग्रिनियर अभिकर्मक के अणु का योग हो गया, ये पाई बंध टूटा और इस कार्बन के ऊपर जुड़ गया एल्किल समूह और ऑक्सीजन पे जुड़ गया MgX। अब जब सेकंड स्टेप में इसका जलवगणन हुआ तो आप देख रहे हैं कि जल के जो 2 समूह हैं H और OH, उसमें से H समूह मिल गया इसको OC2H5, तो ये बन गया C2H5OH एथेनॉल का एक अणु, यानी यहां से ये बंध टूट गया और MgX यहां से निकला है, तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच का जो बंध है वो भी टूट गया। तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास है, तो दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके पाई बंध का निर्माण कर लेते हैं और बन गया RCHO, यानी एल्डिहाइड बन गया। और यहां से जो MgX निकलता है उसके साथ जल में बचा हुआ OH समूह जुड़कर संबंधित उत्पाद बन गया। अब अगर फॉर्मेट के अलावा हम कोई दूसरा एस्टर ले लेते हैं तो उसमें कार्बन के ऊपर एक एल्किल समूह पहले से होगा उपस्थित, और जो ग्रिनियर अभिकर्मक है उसमें भी एल्किल समूह उपस्थित होगा। तो दोनों को अलग अलग पहचानने के लिए हमने यहां पर क्या किया कि एल्किल समूह जो ग्रिनियर अभिकर्मक में उपस्थित है उस पर डैश लगा दिया, ताकि हमें अच्छी तरह से पता लगे कि कौन सा समूह कहां जाकर जुड़ रहा है। इसमें योग का वही तरीका, कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है उसमें RMgX का कार्बन के ऊपर एल्किल समूह जुड़ गया और MgX ऑक्सीजन पे जुड़ गया, योग हो गया, योगोत्पाद बन गया। अब सेकंड स्टेप में वही जलवगठन हुआ तो ऑक्सीजन और यहां पर मैग्नीशियम के बीच का बंध टूट गया, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूट गया। तो इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने साझा करके एक बंध और बना लिया, तो बन गया डबल बॉन्ड। इस प्रकार से कीटोन का निर्माण हो गया। और बाकी जो सह उत्पाद हैं OC2H5 को जल का H मिल जाएगा, तो इसने एथेनॉल का एक अणु बना लिया, और इसी प्रकार से MgX के साथ जल का बचा हुआ OH समूह निकल गया। इस प्रकार से हमने सीखा कि अगर फॉर्मेट एस्टर है उसकी अगर ग्रिनियर अभिकर्मक के साथ क्रिया होती है तो एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, और फॉर्मेट के अलावा कोई भी एस्टर हो उसकी अगर ग्रिनियर अभिकर्मक के साथ क्रिया हो तो कीटोन प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं ग्रिनियर अभिकर्मक की सहायता से कार्बोनिल यौगिक बनाने का एक और तरीका, जिसमें साइनाइड यौगिक काम में लिए जाते हैं। इसमें भी 2 तरह की स्थिति है। अगर HCN यानी हाइड्रोसाइनाइड की ग्रिनियर अभिकर्मक के साथ क्रिया होती है, उससे बने योगोत्पाद का जलवगणन किया जाए तो एल्डिहाइड बनेंगे, और HCN की बजाय अन्य कोई भी साइनाइड, एल्किल साइनाइड RCN, यानी यहां पर CN के साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, यहां पर CN समूह के साथ एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो एल्किल साइनाइड की ग्रिनियर अभिकर्मक के साथ क्रिया करें और जो योगोत्पाद बनता है उसका जलवगणन करें, तब कीटोन प्राप्त होता है। यानी ग्रिनियर रिएजेंट Gr प्लस HCN एल्डिहाइड और Gr प्लस RCN कीटोन। चलिए दोनों अभिक्रियाओं को देख लेते हैं। यहां पर HCN में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ग्रिनियर अभिकर्मक का फर्स्ट स्टेप में योग हो रहा है,
तो यहां से एक पाई बंध टूट गया, RMgX का एल्किल समूह कार्बन पे जुड़ गया और बचा हुआ MgX नाइट्रोजन पे। अब इस सेकंड स्टेप में जब जल अपघटन होता है, दो जल के अणु इसमें काम में आएंगे और यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाता है और डबल बॉन्ड के टूटने से जो नाइट्रोजन हटती है और उसके स्थान पे ऑक्सीजन आती है, तो ये बन गया अपना RCHO एल्डिहाइड। अब इस हटने वाला जो NMgX समूह है ये भी दो भागों में रहता है, नाइट्रोजन अलग, MgX अलग। MgX के साथ तो जल से प्राप्त OH समूह जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन के क्योंकि कुल मिलाकर 3 बंध टूटे हैं, डबल बॉन्ड ये और एक जो मैग्नीशियम के साथ था, और इन तीनों की पूर्ति हाइड्रोजन द्वारा होती है तो अमोनिया के अणु का निर्माण हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हाइड्रोजन साइनाइड की बजाय कोई अन्य एल्किल साइनाइड ले लिया जाए तो फर्स्ट स्टेप में वही तरीका अपना, RMgX का अब दो एल्किल समूह है, कौन सा कहां से आ रहा है इसको क्लियर करने के लिए हमने ग्रिनार रिएजेंट का जो एल्किल समूह था उस पे डैश लगा दिया हमने। तो पहले स्टेप में योग हो गया, कार्बन के ऊपर एल्किल समूह आ गया, नाइट्रोजन पे MgX, और वही सेकंड स्टेप में जल अपघटन हो गया और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का डबल बॉन्ड टूट रहा है, इसकी जगह ऑक्सीजन आ गई और ऐसा होने से कीटोन प्राप्त होता है। नाइट्रोजन के ऊपर दो जल के अणु हैं, उनसे प्राप्त 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ने से अमोनिया, और शेष बचा हुआ जो OH जब MgX के साथ जुड़ेगा तो ये MgXOH के रूप में निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नाइट्रो एल्केन को कार्बोनिल यौगिकों में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, और इसके लिए जो तरीका है उसे नेफ अभिक्रिया, नेफ रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। नेफ रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी नाइट्रो एल्केन है उसकी अभिक्रिया क्षार से करवाते हैं तो लवण बन जाता है, और इस लवण की अभिक्रिया जब किसी प्रबल खनिज अम्ल जैसे HCl, HNO3, H2SO4 इनके साथ करवाई जाती है तो संबंधित कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। अब इसमें दो प्रकार की कंडीशन है। यदि हमने इसमें 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन ले लिया, जैसा कि पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ आपके सामने, इसका हम नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा नाइट्रोमेथेन, क्योंकि इसमें NO2 समूह 1 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो ये जो नाइट्रो एल्केन है इसका प्रकार भी हो गया 1 डिग्री या प्राथमिक। इसकी क्षार यानी NaOH के साथ क्रिया हुई तो इसका सोडियम लवण बन गया, और उसकी H2SO4 के साथ अभिक्रिया होने से एल्डिहाइड के रूप में हमें यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसी प्रकार से यहां जो दूसरा एग्जाम्पल इसको देखें, ये 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन का एग्जाम्पल है। नाम की जहां तक बात है तो इसमें दूसरे कार्बन पे नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 2 नाइट्रो प्रोपेन। ये IPAC नाम हो गया इसका, क्योंकि इसमें NO2 समूह 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो इसका प्रकार भी 2 डिग्री या द्वितीयक है। अभिक्रिया सेम उसी प्रकार से क्षार के साथ अभिक्रिया होगी तो लवण बन गया, और उस लवण की प्रबल खनिज अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा दी तो संबंधित यानी कि उतने ही कार्बन वाला यहां पर कीटोन हमें प्राप्त हो जाता है। और इस अभिक्रिया में जो कीटोन प्राप्त हुआ है वो है प्रोपेनॉन, या सामान्य नाम अगर आप इसका लिखते हैं तो एसीटोन। इस प्रकार से नेफ अभिक्रिया की सहायता से नाइट्रो एल्केनों को कार्बोनिल यौगिकों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बाद हमें यह देखना है कि जेम डाइहेलाइड को कार्बोनिल यौगिक में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाए। पहली बात तो जो डाइहेलाइड हैं उनमें से जेम डाइहेलाइड कौन से होते हैं आप लोगों को ध्यान में है कि अगर एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हों तो वे जेम डाइहेलाइड कहलाते हैं। अगर इनका किसी भी क्षार की सहायता से जल अपघटन किया जाए तो आसानी से कार्बोनिल यौगिकों को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे उदाहरण देखें, इसमें ये अपना पहला एग्जाम्पल है। इसमें आप देख रहे हैं
कि दोनों जो हेलोजन परमाणु हैं, दोनों क्लोरीन परमाणु हैं, वो एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं, इसलिए ये जेम डाई हैलाइड है। जैसे किसी जलीय क्षार के साथ इसका जलावगठन किया, जलीय क्षार का काम होता है हेलोजन परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर OH को जोड़ता है, दोनों हेलोजन हट गए, दोनों के स्थान पे OH आ गया। अब यहां पर समझने वाली बात है कि एक ही कार्बन पे अगर दो OH समूह जुड़े हुए हों तो इस प्रकार का यौगिक है वो अस्थायी हो जाता है, और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये जल का अणु त्याग देगा। अब जल का अणु त्यागेगा, H2O निकलेगा, तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूट गया, और इसी प्रकार से इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूट गया। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसका साझा करके वो एक अतिरिक्त बंध बना लेंगे, और इस प्रकार से बन गया CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड का निर्माण हो गया। ठीक इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। यहां पर ये देखिए, आईपीएससी के हिसाब से अगर इसका नाम अपन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन की ये श्रृंखला है, दूसरे कार्बन पे दोनों हेलोजन परमाणु हैं, तो अगर इसका नाम लिखेंगे तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ये नाम हो गया इसका। जेम डाई हैलाइड है ये, क्योंकि एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। जलीय क्षार की सहायता से जलावगठन कर दिया तो दोनों हेलोजन परमाणु हट गए, दोनों के स्थान पे OH आ गया। वही स्थिति अगर एक ही कार्बन पे दो OH समूह जुड़े हुए हों तो यौगिक अस्थायी हो जाता है। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो जल का अणु त्याग देगा, और इस प्रकार से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक अतिरिक्त बंध बन जाएगा। क्योंकि देखो O और H के बीच का बंध टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गया, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूट रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गया, तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों इनका साझा करके एक बंध और बना लेते हैं, और इस प्रकार से हमें कीटोन प्राप्त हो जाता है। इस उदाहरण में जो कीटोन प्राप्त हुआ है वो कौन सा है, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, या सामान्य नाम इसका आप लिखना चाहें तो एसीटोन। इस प्रकार से इस अभिक्रिया का जो सारांश है वो क्या है, सारांश इसका यह है कि यदि डाई हैलाइड में दोनों हेलोजन किनारे वाले कार्बन पर जुड़े हुए हैं, किनारे वाले कार्बन पे अगर जुड़े हुए हैं तो एल्डिहाइड बनेगा। ध्यान से सुनना इस बात को। और अगर उस डाई हैलाइड में, उस जेम डाई हैलाइड में दोनों हेलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के बीच में या मध्य में स्थित किसी कार्बन पर जुड़े हुए हैं तो हमेशा कीटोन बनेगा। किनारे वाले कार्बन पे दोनों हेलोजन जुड़े हुए हैं तो एल्डिहाइड, और बीच के किसी कार्बन पर अगर दोनों हेलोजन जुड़े हुए हैं तो हमेशा कीटोन बनेगा। अब बढ़ते हैं एक और इंटरेस्टिंग विधि की ओर, जिसमें ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण से कार्बोनिल यौगिक प्राप्त किए जाते हैं। पहली बात तो हम ये सीखें कि ग्लाइकोल का अर्थ क्या है। तो ग्लाइकोल वास्तव में डाईओल हैं, यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें दो OH समूह उपस्थित हों, और वो भी कहां, पास पास के कार्बनों पे, विसिनल स्थिति पर, यानी निकटवर्ती और पास पास के कार्बनों पे दो OH समूह जुड़े हुए हों तो वे कार्बोनिल यौगिक ग्लाइकोल की श्रेणी में आते हैं। अगर ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण करवाया जाए, और इसके ऑक्सीकरण के लिए दो प्रकार के ऑक्सीकारक काम में आते हैं, एक तो लेड टेट्रा एसीटेट जो यहां पर लिखा हुआ है लेड PB, और 4 एसीटेट समूह है इसमें, देखिए CH3CO4 लिखा हुआ है, तो लेड टेट्रा एसीटेट। या इस अभिक्रिया में इसके अलावा एक दूसरा ऑक्सीकारक भी काम में ले सकते हैं, और वो है पर आयोडिक अम्ल HiO4, कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण लेड टेट्रा एसीटेट या पर आयोडिक अम्ल द्वारा किया जाता है तो एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं ये अभिक्रिया किस तरह से होती है। जैसे पहले ये एग्जाम्पल लिया हमने आईपीएससी के हिसाब से, यदि इसका नाम लिखेंगे आप तो क्या कहेंगे इसको, एथेन 1,2 डाईओल, ये सीधा सा नाम हो गया इसका, एथेन 1,2 डाईओल, एथेन 1,2
डाइऑल, ये नाम हो गया इसका। अब इसका यदि लेड टेट्रा एसीटेट से ऑक्सीकरण किया तो 2 अणु फॉर्मेल्डिहाइड के प्राप्त हो रहे हैं। अब इस अभिक्रिया में ओवरऑल हुआ क्या है, इस बात को थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं हम। इस अभिक्रिया में वास्तव में क्या होता है कि जिन 2 कार्बनों के ऊपर OH जुड़ा हुआ है उनके बीच का बंध टूट जाता है। इसके साथ साथ जो OH समूह है, दोनों OH समूह की जो हाइड्रोजन है वो निकल जाती है। दोनों हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर H2O बना लेंगे। अब इस तरह से क्या हुआ, कार्बन कार्बन के बीच का बंध भी टूट गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बंध टूट गया। तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया दोनों के पास, तो इनके बीच में एक अतिरिक्त बंध बन जाता है और बन गया। कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन तो हैं ऑलरेडी, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड यानी HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। एक फॉर्मेल्डिहाइड अणु ये बन गया, दूसरा ये बन गया। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट उदाहरण को यदि आप देखें, IPSC के हिसाब से इसका नाम लिखें तो 3 कार्बन की श्रृंखला, 1 2 3, और अंकन इधर से अपने को करना ही है क्योंकि क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को न्यूनतम अंक देना है। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,2 डाइऑल। अब जो तरीका हमने सीखा है कि जिन 2 कार्बनों पे OH जुड़ा हुआ है उनके बीच का बंध टूट जाएगा, तो ये यहां से बंध टूट गया और दोनों जो OH समूह उनकी ऑक्सीजन निकल गई, वो हाइड्रोजन निकल गई, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलकाणु बना रही है। अब सेम वही तरीका, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये तो यहां से बन गया CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, और ये यहां से बन गया HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड। तो जिन 2 कार्बनों पे OH है उनके साथ और कौन से समूह जुड़े हुए हैं उसके आधार पर कार्बोनिल यौगिक हैं वो चेंज होते चले जाएंगे। यहां इस एग्जाम्पल को देखें आप, IPSC नाम की बात कर लें पहले तो इसमें कार्बन श्रृंखला हो गई 1 2 3 4 कार्बन की हो गई, और दूसरे और तीसरे कार्बन पर ही OH है, और दूसरे और तीसरे कार्बन पर ही एक एक मेथिल समूह है। तो इसका IPSC नाम हो जाएगा 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। बाकी मैकेनिज्म सेम है, जिन 2 कार्बनों पे OH जुड़ा हुआ है उनके बीच का ये बंध टूट जाएगा दोनों कार्बनों के बीच का, और दोनों OH समूह से हाइड्रोजन हटकर वो ऑक्सीजन के साथ जलकाणु बना लेगी। अब बिल्कुल साफ साफ पड़े, इनके बीच में बंध टूटते ही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ एक अतिरिक्त बंध बन जाएगा, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अतिरिक्त बन जाएगा, तो एक एसीटोन का अणु तो ये रहा और दूसरा एसीटोन का अणु ये रहा, तो 2 एसीटोन के अणु बन जाएंगे। तो कुल मिला के इस अभिक्रिया का जो सार है, जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब वास्तव में ये ऑक्सीकरण होता है तो दोनों OH समूह की हाइड्रोजन हट जाएगी, और जिन 2 पास पास के कार्बनों पे OH है उन कार्बनों के बीच का बंध टूट जाता है। तो ये अभिक्रिया आप लोगों के कितने समझ में आई है, इसका एक फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पे मैं प्रश्न बता देता हूं आपको, आप वीडियो पॉज करके फटाफट दिमाग में उत्तर सोचें, देखें क्या होता है, इसका उत्तर क्या हो सकता है। जैसे ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, इसका लेड टेट्रा एसीटेट की सहायता से ऑक्सीकरण कर दिया, तो बताइए कौन सा कार्बोनिल यौगिक इससे प्राप्त होगा। सोचिए, वीडियो को पॉज कर लें और सोचें। तो आ गया दिमाग में उत्तर, बिल्कुल सही, 2 अणु बनेंगे एसिटाल्डिहाइड के, या IPSC में कहें तो एथेनेल के, क्योंकि आप बिल्कुल मैकेनिज्म से चले, दोनों के हाइड्रोजन हटा दी, कार्बन कार्बन के बीच का बंध टूट गया, तो एक CH3CHO ये रहा, दूसरा ये रहा, तो 2 अणु एसिटाल्डिहाइड के बन जाएंगे। शाबाश। तो ये सारी जो विधियां, जो मेथड्स हमने देखे, इनकी सहायता से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे ऐसे मेथड्स जिनसे केवल और केवल एल्डिहाइड ही बनाए जा सकते हैं, और इसी प्रकार का पहला तरीका है स्टीफेन अभिक्रिया। इसमें ऊपर ये हेडिंग जरूर डाल लेना, केवल एल्डिहाइड के संश्लेषण की विधियां।
और इसका पहला मेथड है स्टीफेन्स रिएक्शन, स्टीफेन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जब एल्किल साइनाइड का अपचयन स्टेनस क्लोराइड और HCl द्वारा होता है, SnCl2 और HCl द्वारा, तो यहां पर मध्यवर्ती बनता है एल्डिमीन, मध्यवर्ती यहां पर बनेगा एल्डिमीन, और इस एल्डिमीन का जलावकरण करवाते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब यहां पर पहला स्टेप है, उसको थोड़ा सा अपन समझते हैं कि पहले स्टेप में हुआ है अपचयन। अपचयन का मतलब यहां पर एक पाई बंध टूटा है और दोनों पर एक एक हाइड्रोजन आप देख रहे हैं कि जुड़ा है। अब ये दिमाग में आ सकता है कि दो हाइड्रोजन कहां से आए, इसमें तो यहां पर एक ही हाइड्रोजन दिख रहा है, तो ये अपचयक है SnCl2 प्लस HCl। ये जब आपस में अभिक्रिया करते हैं SnCl2 और दो अणु इसमें HCl के काम में आते हैं, तो SnCl2 बदल जाता है SnCl4 में, और ये दोनों हाइड्रोजन, ये जो दो हाइड्रोजन यहां पर शेष रहते हैं, वो दोनों हाइड्रोजन यहां पर अपचयन में काम में आते हैं। तो ये अपचायक हैं, दोनों आपस में रिएक्शन करके अपचयन के लिए आवश्यक दो हाइड्रोजन उपलब्ध करवाते हैं। तो दोनों पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ गई और इस प्रकार से मध्यवर्ती बन गया एल्डिमीन। इस एल्डिमीन में आप देख रहे हैं यहां डॉट लगा हुआ है, ये डॉट लगाकर HCl का अणु लिखा गया है, ये HCl का अणु इसके साथ जुड़ा रहता है। जब इसका जलावकरण करेंगे तो यहां पर किस प्रकार से ये टूट रहा है, ये इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। ये हमेशा जो CH डबल बॉन्ड NH है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा हमेशा, और जहां से डबल बॉन्ड टूट रहा है वहां जुड़ जाएगी ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन का भी डबल बॉन्ड टूटा है तो इस पर भी दो संयोजकताएं रिक्त हुई है, वहां जुड़ जाएंगे दोनों हाइड्रोजन। तो दो हाइड्रोजन और जुड़े तो ये बन गया NH3, और इसके साथ HCl जुड़ा हुआ है ही। NH3 क्षार होता है, HCl अम्ल, तो दोनों मिलकर लवण बना लेते हैं NH4Cl। अब क्योंकि इस अभिक्रिया में ये ग्रुप हमेशा CH डबल बॉन्ड, चाहे R समूह कोई भी हो, CH डबल बॉन्ड NH तो इसमें हमेशा होना ही होना है, और ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहां पर ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ये CHO यानी हमेशा एल्डिहाइड समूह ही बनेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि स्टीफेन अभिक्रिया से सदैव एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। चलिए फटाफट इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एल्किल की जगह अपन ने मैथिल समूह लिया तो ये हो गया CH3 ट्रिपल बॉन्ड CN। अपचयक के रूप में हमने ले लिया SnCl2 HCl, तो ये एल्डिमीन बन जाएगा यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड NH और इसके साथ जुड़ा हुआ HCl। सेकंड स्टेप में इसका जलावकरण करवा दिया तो ये यहाँ पर बन गया CH3CHO यानी एसिटिल्डिहाइड, और साथ में बन गया NH4Cl। तो ये होती है स्टीफेन अभिक्रिया। इसके बाद हम देखते हैं एल्डिहाइडों को प्राप्त करने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका, रोजेनमुंड अपचयन, जो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। रोजेनमुंड अपचयन जो केवल एल्डिहाइडों के संश्लेषण में प्रयुक्त किया जाता है। इसमें वास्तव में होता क्या है इस अपचयन में कि जो अम्ल क्लोराइड हैं या जिन्हें IUPAC के हिसाब से एल्केनॉइल क्लोराइड कहा जाता है, उसका अपचयन अगर पैलेडियम और BaSO4 की उपस्थिति में किया जाए तो इससे एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सरल सा तरीका है, सीधी सी बात है कि इसमें जो H2 है उसके जो दोनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो Cl के साथ मिलकर HCl के रूप में निकल जाएगा और दूसरा जो H है वो इस Cl के स्थान पर जुड़ जाएगा। तो CO समूह के साथ यहाँ पर हमेशा H जुड़ेगा और यहाँ पर यानी कार्बोनिल समूह के एक तरफ अगर H जुड़ेगा तो निश्चित बात है कि यहाँ से हमें CHO समूह प्राप्त होगा। इसीलिए कहते हैं कि इस अपचयन से केवल एल्डिहाइड बन सकते हैं, कभी भी कीटोन नहीं बन सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। जैसे यहाँ पर एक लिया हमने एल्केनॉइल क्लोराइड के रूप में एथेनॉइल क्लोराइड।
एथेनॉइल क्लोराइड, इसका अपचयन कर दिया और अपचयन के दौरान पैलेडियम और बेरियम सल्फेट उपस्थित है, तो ये बन गया CH3CHO प्लस HCl, एसिटल्डिहाइड यानी एथेनॉल प्राप्त हो गया हमें। ऐसे ही एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास और इसका नाम हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड, इसका अपचयन करवा दें पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, तो ये यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है, क्या प्राप्त हो जाएगा? बेंजेल्डिहाइड। एरोमेटिक वलय बेंजीन वलय पर CHO समूह जुड़ा हुआ, बेंजेल्डिहाइड। तो एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों प्रकार के एल्डिहाइड रोजेनमुंड अपचयन की सहायता से प्राप्त किए जा सकते हैं। अब रोजेनमुंड अपचयन के साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझनी है वो ये है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण हो रहा है। जब भी हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो उत्प्रेरक के रूप में निकल पैलेडियम प्लेटिनम में से लेते हैं, यहाँ पर पैलेडियम ले रहे हैं, नॉर्मल हाइड्रोजनीकरण है। लेकिन साथ में BaSO4 क्यों लेते हैं? BaSO4 का इसमें क्या रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वास्तव में इस अभिक्रिया में BaSO4 है वो इस पैलेडियम उत्प्रेरक के लिए उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, यानी ये पैलेडियम की सक्रियता पर नियंत्रण करता है। अगर इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट नहीं लेंगे तो जो एल्डिहाइड बना हुआ है वो आगे पैलेडियम की सक्रियता के कारण फिर से आगे एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया में जो अपचयन है उसको अगर एल्डिहाइड स्टेज पर ही रोकना है, हम ये चाहते हैं कि वो आगे एल्कोहल में अपचयित न हो, इसके लिए पैलेडियम के साथ BaSO4 बेरियम सल्फेट का होना जरूरी है। इसका मतलब अगर बेरियम सल्फेट इसमें नहीं लेंगे तो क्या होगा? जो एल्डिहाइड बना हुआ है वो आगे एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा। दूसरी बात इसमें अपने को ये देखनी है कि रोजेनमुंड अपचयन की सहायता से नॉर्मली फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड अगर हमें बनाना है तो यहाँ पर हमें HOCl लेना होगा और HOCl है वो एक अस्थायी यौगिक है, इसीलिए रोजेनमुंड को फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। इसके बाद अंत में देख लेते हैं एक ऐसा तरीका जिससे केवल कीटोन बनाए जा सकते हैं, केवल कीटोन को बनाने की विधि। और इसमें हम एक मात्र तरीका पढ़ेंगे, वो है एसिटो एसिटिक एस्टर के जल अपघटन से। ये संरचना होती है एसिटो एसिटिक एस्टर की, और इसका अगर क्षारीय माध्यम में जल अपघटन करवा दिया जाए तो इससे एसीटोन का एक अणु CO2 का, एक अणु एथेनॉल का प्राप्त होता है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं किस प्रकार से ये होता है। इसमें काम में आ रहा है जल का अणु, तो जल का अणु इसमें काम में आ रहा है, तो मैं जल के अणु को यहां पर इस तरह से लिख देता हूं। अब यहां पर देखिए ये जल अपघटन हो गया, जल से क्रिया करके टूट गया ये, तो CH3CO और ये H यहां जुड़ गया CH3, तो ये एसीटोन का अणु बन गया। ये यहां पर कौन सा अणु बन गया? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ये यहां पर क्या बन गया? C2H5OH यानी एथेनॉल। तो इस तरीके से एसिटो एसिटिक एस्टर का अगर क्षारीय जल अपघटन किया जाए तो इससे केवल कीटोन प्राप्त किए जा सकते हैं। यह तरीका एल्डिहाइड को बनाने के काम में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसमें CO समूह के एक तरफ एल्किल समूह ऑलरेडी उपस्थित है ही है और दूसरी तरफ भी कार्बन उपस्थित है। इसी कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ना है, तो कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ कार्बन हो गए तो निश्चित रूप से इसमें कीटोन बनेगा। आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आप लोग इसी प्रकार से मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।